हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस पैटर्न में आए हुए हैं, आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है, ये भी इसके अंदर देखेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज देखते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के क्वेश्चन। तो इनके न्यूमेरिकल्स करने के पहले कुछ आप समीकरणों को समझ लीजिए जो कन्वर्जन के लिए आते हैं। जैसे सकल जो होता है आपको पता है निवल और शुद्ध और जो मूल्य ह्रास होता है उससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर आपको सकल निकालने के लिए बोलता है और आपको दिया हुआ है निवल शुद्ध और मूल्य ह्रास दिया है, इनको प्लस कर दो यानी जो स्थायी पूंजी का उपयोग होता है उसको, तो आपका क्या बन जाता है, सकल बन जाता है। लेकिन अगर आपको निवल निकालने के लिए कहता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सकल में से मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा, तब आपका क्या बनता है, सकल बनता है। अगला कन्वर्जन सेम ऐसे ही है। राष्ट्रीय आय अगर आपको दी हुई है तो वो किससे मिलकर बनती है, वो घरेलू आय जो भी हो गई आपकी और विदेशों से जो प्राप्त निवल कारक आय होती है, ठीक है, जिसे हम एनएफआईए कहते हैं, इनको प्लस करके बनती है। और अगर आपको घरेलू आय निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या करना है, विदेशों से जो भी शुद्ध कारक आय है उसको माइनस कर देंगे। सेम ऐसे अगर आपको बाजार कीमत दी होती है जो किससे मिलकर बनती है, साधन लागत और निवल अप्रत्यक्ष कर से। और अगर आपको बाजार कीमत जो होती है वो साधन लागत और निवल अप्रत्यक्ष कर से मिलकर बनती है। लेकिन अगर आपको कहता है भाई साधन लागत निकालो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाजार कीमत में से जो आपका निवल अप्रत्यक्ष कर है उसको माइनस करना पड़ता है। सेम ऐसे अगर आपको क्या दिया हुआ है, निवल अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है तो वो किससे मिलकर बनता है, अगर आप अप्रत्यक्ष कर में से सहायता यानी जो सब्सिडी होती है उसको माइनस कर दें तो आपकी क्या बन जाती है, वो निवल अप्रत्यक्ष कर। वहीं अगर आपको अप्रत्यक्ष कर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सहायता आपको प्लस करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाती है, आपकी अप्रत्यक्ष कर बन जाती है। ऐसे विदेशों से यानी जो विदेशों से साधन आय होती है, जो शुद्ध साधन आय होती है वो कैसे बनती है, तो विदेशों से जो साधन आय आई थी यानी विदेशों से जो आय आई है और विदेशों को जो साधन आय गई है उसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या बनती है, हमारी विदेशों से शुद्ध साधन या कारक आय बनती है। ठीक है, तो इन कन्वर्जन को याद रखना है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ती है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती है उसकी विधियां क्या हैं, तो राष्ट्रीय आय निकालने की तीन विधियां होती हैं। पहली विधि जो होती है आपकी वो होती है उत्पादन विधि, ठीक है, या मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। तो उत्पादन विधि जो निकलती है आपकी जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, आपका जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय के अंदर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हम जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। अभी आपको याद रखना है, अगर आपको उत्पादन विधि दी है तो सबसे पहला काम आपको जीवीए मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनता है, जीवीओ मार्केट प्राइस और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, जीवीओ का मतलब होता है सकल उत्पाद मूल्य बाजार कीमत पर, और माइनस कर देते हैं हम मध्यवर्ती उपभोग जो भी किया गया है वो। ठीक है, तो सकल उत्पादन का मूल्य बाजार कीमत पर क्या होता है, तो ये आपका बिक्री से बनता है। तो बिक्री क्या होती है, आपकी जो भी प्राइस है और जो भी सामान की क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सामान कौन कौन सा हो सकता है, घरेलू हो सकता है, ठीक है ना, घरेलू बिक्री हो सकती है, जैसे को बेचा गया, अन्य उत्पादक को बेचा गया, सरकारी क्षेत्र को बेचा गया। सेम वैसे होता है स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, निर्यात, ये सारा आपका किसके अंदर, बिक्री के अंदर आता है। और इसमें क्या प्लस करना है आपको, कई बार स्टॉक में परिवर्तन जो होता है वो प्लस कर देना पड़ता है। तो स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस करना या माल सूची निवेश। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जिसे हम मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं वो क्या होता है, वो किस चीज में यूज किया गया होता है, कच्चे माल के रूप में, मध्यवर्ती व्यय के रूप में, आयात के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा दूसरा जो आता है, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कहता है। तो जो हमारा आय विधि से निकलता है ये, तो आय विधि जो होती है आपकी वो निकलती है किस पे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो जो हम निकालते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, और फिर हमें इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है, उसके बाद कन्वर्जन करना है। तो घरेलू आय किससे मिलकर बनती है, तो आपकी घरेलू आय जो होती है वो कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है, प्रचलन अधिशेष है और स्वनियोजितों की जो मिश्रित आय है, इससे मिलकर बनता है। तो कई बार आपको ये डायरेक्ट दिया होता है, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो ये तीन चीज दी होगी, इन तीनों चीजों को प्लस करके आप बना सकते हैं। जैसे नगद में प्राप्ति, वेतन और मजदूरी, वस्तु सेवा के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजना, नियोक्ताओं का योगदान। ठीक है, इनको प्लस करके हम सीधे बना सकते हैं। ऐसे अगर प्रचलन से डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति से जो आय है या उद्यमिता से जो आय है इनको प्लस करके बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे किराया हो गया, रॉयल्टी, ब्याज, निगम कर, लाभांश, ठीक है ना, अतिरिक्त लाभ, तो इन सबको क्या करना पड़ता है, प्लस करके हमें ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना पड़ता है। ठीक है, ये ज्यादातर ऐसे ऐसा आता है, तो ये इजी है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड मेथड हमारा आय विधि हो गया। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है व्यय विधि। ठीक है ना, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, और ये जो बनती है किससे बनती है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, फिर इसका भी कन्वर्जन एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। तो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद पे बनती है ये, तो इसमें कौन कौन सी व्यय में कौन कौन सी चीज आती है, एक आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। ठीक है, तो ये ज्यादातर चीज आपको दी होती है, बस इनमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन के लिए अलग अलग चीजें दी जाती है, जैसे सकल
नहीं दिया होगा तो आपको निवल दिया होगा, तो निवल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें प्लस करके उसको निवल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे सकल सार्वजनिक निवेश, सकल आवासीय निवेश, सकल व्यवसायिक निवेश, माल सूची निवेश। ठीक है, और अगर शुद्ध निर्यात दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, निर्यात में से आयात माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आपको एनएनपी फैक्टर को उसमें से कन्वर्ट कर देना पड़ता है। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट विधियां हैं या फॉर्मूले कह सकते हैं आपको, इनको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये अगर आपको याद हो गए तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इनके बाद सिर्फ क्या बनता है, बचता है कैलकुलेशन ही बचती है, प्लस माइनस, जो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था में दो फर्में हैं, ए और बी। फर्म ए ने फर्म बी को 2000 के माल बेचे हैं और 1000 के माल खरीदे हैं। फर्म बी ने 2500 के माल निर्यात किए हैं, 1500 की घरेलू बिक्री की है। यदि स्थिर पूंजी की खपत जो है, यानी डेप्रिसिएशन कह लो इसको, वो 200 है, तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करनी है। ठीक है, तो एनडीपी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, बाजार कीमत पर। तो सबसे पहले हम फर्म ए और बी का डेटा देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, फर्म ए जो है उसने बिक्री 2000 की करी है। ठीक है, मध्यवर्ती खपत उसकी 1000 की थी, हमने देखा था। ठीक है, और अगर हम मूल्य संवर्धन की बात करें, ठीक है ना, यानी टोटल जो उसका संवर्धन हुआ है वो कितना हुआ है, अगर हम 2000 में से यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दे तो 1000 हुआ है। सेम ऐसे ही हम फॉर्म बी देखते हैं, तो 2500 निर्यात किया था उसने और 1500 उसका घरेलू बिक्री था, तो टोटल कितना हो गया 3500, और 20 ए से उसने 2000 रुपए की मध्यवर्ती खपत करी थी। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो मूल्य संवर्धन इसका कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें जो हमारा टोटल वैल्यू आएगी उसको निकाल लेंगे। तो टोटल हमारी अगर देखें घरेलू उत्पाद कितना हो गया, 3000 का हो गया है। और उसके बाद एनडीपी फैक्टर, एनडीपी हमें बाजार मूल्य पर निकालना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर टैक्स वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, सीधा मूल्य दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में से सीधा स्थिर पूंजी की खपत को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना हो गया, 3000 हो गया, और जो पूंजी की खपत जो थी वो कितनी थी, 200 थी। इसको माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2800। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एनडीपी हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह है नहीं, तो वो हमको करना नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 2019-20 की एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था बता रहा है, जिसके अंदर कह रहा है भाई आपकी जीडीपी 5000 करोड़ की है, राष्ट्रीय आय कह रहा है 3500 करोड़ की है, और शुद्ध कारक आय जो अर्थव्यवस्था द्वारा शेष दुनिया को, ठीक है ना, शेष दुनिया को यानी बाहर दी गई थी, वो 450 करोड़ थी, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो दिया गया था वो कितना था, 400 करोड़ था। तो डेटा के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर, देख रहे हो, स्थिर पूंजी की खपत कह रहा है, यानी डेप्रिसिएशन कह लो या मूल्यह्रास कह लो, ये निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें जो चीज दी हुई है, पहले हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले जो जो दिया है हुआ है वो ले लो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो और एडजस्ट कर दो। जैसे हमें क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए एनएनपी फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, नेशनल इनकम 3500, और उसके बाद जीडीपी हमारी 5000 दे रखी है, और उसके बाद शुद्ध कारक आय जो विदेशों से, ठीक है ना, जो विदेशों को दी गई है वो कितनी है, 450 करोड़ हो गई, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें 400 दे रखा है। ठीक है, 400 करोड़ दे रखा है। अब हमें क्या करना है सीधा, क्योंकि हमें नेशनल इनकम पता है, तो नेशनल इनकम के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे नेशनल इनकम का, एनएनपी फैक्टर कोस्ट। क्या फॉर्मूला होता है आपका, जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, स्थिर पूंजी की खपत माइनस करेंगे, और जो शुद्ध कारक आय जो गई हुई है उसको माइनस करके, और जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी वो, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पूंजी की खपत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एनएनपी की वैल्यू पुट कर दो, जीडीपी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इसकी दे रखी है, इसकी यहाँ पे रख दो, और अप्रत्यक्ष करके दे रखी है यहाँ। ठीक है, अब सिंपल सा कैलकुलेशन है प्लस माइनस का, वो आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीडीपी की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, और उसके बाद जीडीपी की वैल्यू हो गई, एनएनपी फैक्टर कोस हो गया, ये नहीं दे रखा है एट इज रहेगा, और ये दोनों चीजें दे रखी थी, इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे आपके। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, इसको 5000 से माइनस कर देंगे। 5000 से माइनस करेंगे तो आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3500 जो था आपका, अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, स्थिर पूंजी निवेश, अभी देखिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4150 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 4150 को माइनस कर देंगे किससे, 3500 को। ठीक है, तो ये आपका जो था वो इधर आ गया, और ये जो था इधर आके क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्यूशन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक, कि भाई निम्नलिखित डेटा के आधार पर कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध एनवीए फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, वो भी कारक आय पर फैक्टर इनकम योग के बराबर होती है। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो कह रहा है भाई कि शुद्ध मूल्य निकालिए एनवीए फैक्टर कोस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है, और प्लस में कह रहा है जो कारक आय है, क्या ये दोनों चीजें आपकी बराबर होंगी। ठीक है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एनवीए फैक्टर कोस्ट निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर कारक आय निकाल लेंगे। तो देखिए
एनबीए उत्पाद विधि है, हमें दिख रहा है एनबीए फैक्टर को उस मूल्य पर निकालने के लिए दे रहा है। और अगर हम डेटा देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर चीजें जो आपको दिखाई दे रही होंगी वो क्या दिखाई दे रही होंगी, वो दिखाई दे रही होंगी आपको कि ये जो है सारी की सारी चीजें जो है आपकी वो उत्पाद विधि से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उत्पाद विधि लगाएंगे इसके अंदर। तो उत्पाद विधि का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है ना, या उसको जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं। पहले हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसको निकालने के बाद क्या कहा है इसने, कारक लागत पर जोड़ा गया मूल्य वृद्धि निकालनी है, ठीक है। तो एनवीए निकालना है। तो देखिए क्योंकि हमारे पास उत्पाद विधि है तो उत्पाद विधि में हमारा क्या निकलेगा, जीवीए मार्केट प्राइस ही निकलेगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा एनवीए फैक्टर कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहले हम क्या निकालेंगे, तो दो टर्म में करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जीवीए मार्केट प्राइस निकालनी है, उसके बाद कन्वर्ट करना है इसको एनवीए फैक्टर को उसके अंदर, ठीक है। तो आपको पता है जीवीए मार्केट प्राइस का हमने फॉर्मूला देखा था, जीवीओ मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना, यानी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है मार्केट प्राइस पे, उससे हम क्या करते हैं, जो मध्यवर्ती उपभोग होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले जीवीओ जो बनता है हमारा वो किससे बनता है, तो जीवीओ जो हमारा बनता है, अगर हम जीवीओ बना रहे हैं तो आपको पता था, हमने देखा था ना फॉर्मूले के अंदर, बिक्री होता है, ठीक है, और प्लस में जो भी माल सूची निवेश कह लो या चेंज इन स्टॉक कह लो, वो चीजें आती हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर हमें दी हुई है घरेलू बिक्री दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, निर्यात था हमारे फॉर्मूले में, आप फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से देखना, निर्यात था। और उसके बाद क्या आता है, स्टॉक में परिवर्तन आता है, यही तो होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी जो अंतरिम उपभोग होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो इसमें अंतरिम उपभोग आपका क्या दिख रहा है, ये रहा, कच्चे माल की खरीद जो होती है वो अंतरिम उपभोग के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए, जब आपने फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान हो जाती है, वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, इनको क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे और 840 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका जीवीए या कह लीजिए जीडीपी मार्केट प्राइस। अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन ही तो करना है एनवीए फैक्टर को उसमें, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जीवीए मार्केट प्राइस यानी जो भी आपका हो गया उसमें से आप क्या करें, देखिए ग्रोथ से अगर आप नेट में जाते हैं, हमने पढ़ा है भाई कि अगर हम सकल से कहाँ जा रहे हैं, निवल जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, मूल्यह्रास माइनस करना पड़ता है, वो माइनस होगा। फिर मार्केट प्राइस से आपको किसमें जाना है, फैक्टर को, यानी आप किसमें जा रहे हैं, मूल्य जो आपका बाजार मूल्य उससे आप क्या जा रहे हैं, साधन लागत में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स माइनस करना पड़ता है। तो एनआईटी क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जीवी आपको पता है 1800 था, और उसके बाद डेप्रिसिएशन आप इसके अंदर से ढूंढ लें। तो डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, अगर हम डेप्रिसिएशन देखते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ये रहा, स्थिर पूंजी पे जो खपत होती है वो डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मूल्यह्रास होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद एनआईटी कर देख लेते हैं, तो टैक्स हमारा इसके अंदर क्या है, तो अगर हम देखें, ये देखिए हमारा टैक्स दे रखा है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये 1650 जो आपका क्या आ गया, ये एनवीए फैक्टर कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब इसी के अंदर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कारक आय को प्लस कर दें तो क्या होगा, ये मूल्य जो हमारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य है वो बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। देखिए हम देख लेते हैं, तो हमारा जो अ, कारक आय है, तो कारक आय इसके अंदर क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर कारक आय देखें तो अगर हम ढूंढते हैं तो कारक आय आपकी होगी, जो हो गया आपका जो वितरित लाभ हो गया, ठीक है ना, और आपका जो सुरक्षित लाभ हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कर्मचारियों का जो मुआवजा हो गया आपका, ठीक है, कर्मचारियों का जो मुआवजा है, और प्लस में जो आपका ब्याज होता है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। किराया रॉयल्टी जो होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्लस करके क्या बनाते हैं, कारक आय बनाते हैं, ठीक है। तो इनका जोड़ भी क्या होगा, इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, इन सबको हम जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो देखेंगे बिल्कुल सेम, ठीक है, आएगा। तो दोनों तरफ से आंसर जो आता है बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल ध्यान से सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले किस तरह से आपको यूज करने हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को अगर आप ढंग से यूज कर लेंगे तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी होती है, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, दिया गया डेटा के आधार पर घरेलू आय डोमेस्टिक आय के मूल्य का अनुमान लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा डेटा क्या है। तो डेटा देखिए इसमें व्यय दे रखा है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, अंतिम उपभोग व्यय। तो ये सारे हमें क्या दिखा रहे हैं, ये सब हमें दिखा रहे हैं भाई ये व्यय विधि है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, आपका व्यय विधि का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो व्यय विधि का आपका फॉर्मूला आपने देखा था, निजी उपभोग हो गया, सरकारी उपभोग हो गया, ठीक है, सकल जो निवेश हो गया, और इंपोर्ट जो हमारा आयात और निर्यात माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो ये निकलता है आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा
जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकलता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको पता है ना, पहले हम क्या निकालते हैं, जो हमें डेटा दिया हुआ उसके आधार पर, तो ये जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकलेगा, और उसके बाद फिर हमें क्या निकालने के लिए बोला है इसने, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोला है। तो डोमेस्टिक इनकम जो हमारी होती है वो क्या होती है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। तो हमें जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, तो जीडीपी मार्केट प्राइस देखिए हमें घरेलू उपभोग व्यय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे घरेलू उपभोग व्यय हमारे पास है, सकल स्थिर पूंजी निवेश निर्माण दिया हुआ है हमें, स्टॉक में परिवर्तन हमारे पास है। ठीक है ना, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय भी दिया हुआ है, और निवल निर्यात भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। मेन क्या है, हमें अच्छे से फॉर्मूले को समझना है, तो वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आ गया आपका जो जीडीपी, वो आ गया कितना, 1000। ठीक है, अब क्या हो गया, आपका कन्वर्जन है, आपको जीडीपी पता लग गया है, अब क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो आप क्या करेंगे, सकल से निवल पे जाएंगे, तो माइनस करेंगे क्या, मूल्य ह्रास, और उसके बाद देखिए सेम चीज है, बस हमें क्या करना है, बाजार मूल्य से साधन लागत पे जाना है, तो माइनस क्या होगा, कर। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढ लीजिए आप, आपका जो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, तो आप डेप्रिसिएशन देखेंगे यहाँ पे स्थिर पूंजी की खपत ये 40 हो गई। ठीक है, और उसके बाद कर इसके अंदर दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर देखिए दे रखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो दे रखा है आपका कितना, 120 दे रखा है, निवल अप्रत्यक्ष कर आपका 120 दे रखा है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 840 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, आप सिंपल सा फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे, और पहले आप देखेंगे डेटा जो आपको दिया हुआ है, इस डेटा को अच्छे से आपको समझना है, और उसके बाद क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, और प्लस माइनस तो बहुत ईजी होता है, आराम से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए दिए गए डेटा के आधार पर कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, देखिए फैक्टर को निकालने के लिए कह रहा है, मूल्य अनुपातित। अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इसमें भी सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण है, सरकारी अंतिम उपभोग, यानी देखने से पता लग रहा है हमें क्या है ये, व्यय विधि द्वारा निकालना है, और साथ में क्या एनडीपी निकालना है। तो उसके देखिए, क्योंकि ये हमारा व्यय विधि है, तो इसमें क्या लगेगा, सेम जीडीपी, और जीडीपी के बाद फिर हम क्या कन्वर्ट करेंगे, एनडीपी फैक्टर को उसके अंदर। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता ही है, इसमें क्या हमें देखना है, जो जो चीज हमें दी हुई है उसको क्या करना है, यूज करके और वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, घरेलू अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है ना, सूची निवेश हो गया, निर्यात में से आयत माइनस कर देंगे तो शुद्ध निर्यात आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, सिंपल सा इसके अंदर देखनी है। ठीक है ना, और उन वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, अगर हम देखें घरेलू अंतिम उपभोग जो हमारा 470 था। ठीक है, और उसके बाद हम देखें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो दे रखा है हमें 320 दे रखा है, और उसके बाद हमें दे रखा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, वैल्यू देखना है, और वैल्यू को पुट करके और सिंपल सा कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, ये आप आराम से कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, फिर वही कन्वर्जन है, ग्रोस सकल से निवल पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो एनआईटी माइनस कर देंगे। ठीक है, वैल्यू इनकी पुट कर देंगे यहाँ से डेटा में देख के जो भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 855 करोड़। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करके समझने हैं कि हमें डेटा में से कौन सी चीज कहां पर रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए डेटा के आधार पर कारक लागत पर शुद्ध जोड़ा गया मूल्य निकालना है, एनवीए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो उत्पाद भी दिया है, आपको दिख ही रहा है, इसमें बिक्री दिखा रखी है, स्टॉक में परिवर्तन, कच्चे माल की खरीद दिखा रखी है। ठीक है, अब देखिए इसमें जीवीए मार्केट प्राइस हमारा वही होता है, बिक्री हो गई आपकी। ठीक है, और क्या हो गया, स्टॉक में परिवर्तन हो गया, कच्चे माल की खरीद हो गई। तो इसमें देख लीजिए आप, स्टॉक परिवर्तन आपको दिया हुआ है, कच्चे माल की खरीद दिया हुआ है। ठीक है, और बिक्री जो है आपको दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख लेनी है। कन्वर्जन आपको बता ही दिया है कि पहले जीवीए मार्केट प्राइस निकलता है क्योंकि व्यय विधि है, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, एनवीए फैक्टर कॉस्ट में जो होता है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, 850 करोड़ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम करेंगे, जीवीए मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, तो ग्रोथ से हम जाएंगे यहाँ पे क्या, नेट पे। ठीक है, तो ग्रोथ से हम नेट पे जाएंगे, और उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर। देखो ग्रोथ से नेट पे जा रहे हैं, इसमें दो चीजें हमें डायरेक्ट नहीं दिया, देखो यहाँ पे सकल दे रखा है और निवल निवेश दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसी चीजें दी जाती हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 810 करोड़। ठीक है, तो सिंपल था, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कह रहा है इसके अंदर, देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया, ब्याज, लाभांश। ठीक है, ये चीज दे रखी है, तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारी आय विधि के द्वारा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है, आय विधि लगेगी। तो आय विधि का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सीओई, प्रचलन अधिशेष और नियोजितों की मिश्रित आय। तो हमें देखना है भाई क्या दे रखा है, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी ये चीज डायरेक्ट दे रखी है। उसके बाद देखें प्रचलन जो अधिशेष है वो हमें अलग अलग चीजों में दे रखा है, किराया दे रखा है, लाभ दे रखा है ना। ठीक है, लाभांश दे रखा है इसके अंदर, देखिए दो चीज दे दी है, लाभ और लाभांश, तो लाभ के अंदर ही जो हमारा लाभांश भी कवर हो जाएगा। ब्याज दे रखा है इसके अंदर, और सुनियोजितों की मिश्रित है। ठीक है, तीनों चीज दे रखी है, तो सिंपल था क्या करना है,
हमें सबसे पहले एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बात कर रहा है ना, तो अब क्या करना है, कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि तो घरेलू आय से हमें किस में जाना पड़ता है, नेशनल आय में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हम बाद में देखते हैं, पहले इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेशन किया, ये आपका आ जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, फिर उसके बाद कन्वर्जन है। ठीक है, नेट सेम रहेगा। डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जा रहे हैं तो क्या होगा, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो माइनस करना पड़ता है ना। ठीक है, माइनस अगर हमें क्या, डोमेस्टिक से अगर आपको कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ता है विदेशों से कारक आय। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, से नहीं है, ये को है। ठीक है, अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, को, विदेशों को निवल। ठीक है, तो विदेशों को गई है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे हमें प्लस करना पड़ता है ना, विदेशों से होता, क्योंकि को है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वास्तविक जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले हैं, ये भी आते हैं आपके क्वेश्चन। तो देखिए वास्तविक जीडीपी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो वास्तविक जीडीपी जो रियल जीडीपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स कर देते हैं, तो हमारी क्या जाती है, वास्तविक जीडीपी। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, अगर आपको रियल जीडीपी निकालनी है, आपको करंट ईयर प्राइस दिया हो तो इंटू 100 करके बेस ईयर प्राइस से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए कह रहा है मूल्य सूचकांक, तो आप क्या करेंगे, तो आपको नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें, जिसमें 2020 को आधार वर्ष मानना है। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है हमें, ये रहा डेटा, तो ये 2020 का है, ये 2023 का है। ठीक है, तो नाम मात्र जीडीपी 3000 थी, यहाँ कितनी थी आपकी, 4000 थी। अब आधार वर्ष की कीमत पर समायोजित नाम मात्र जीडीपी दे रखी है आपको 4000, और कितनी हो गई है, ये आपको देखेंगे तो 4500 हो गई है। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए कह रहा है इसके अंदर, तो वास्तविक उत्पाद है और प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है, दो चीज दी हुई है हमें, पहले तो हमें वास्तविक जीडीपी 4000 करोड़ की है और 2023 में कितनी हो गई है, ये 4500 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो परिवर्तन अगर देखें, परिवर्तन क्योंकि बता रहा है ना क्या परिवर्तन आया और प्रतिशत में निकालने को कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे जो परिवर्तन आया है। ठीक है, और माइनस करने के बाद फिर हमारा जो वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिशत, तो वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन इंटू 100, और आधार वर्ष की जो है वास्तविक जीडीपी उसको ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, परिवर्तन 500 का था। ठीक है, और इंटू में 100, और बेस ईयर कितना था आपका, 4000 था, तो बेस ईयर हमने 4000 ले लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परिवर्तन आया, तो वास्तविक 2023 में अगर वास्तविक जीडीपी परिवर्तन देखें तो 12.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप आराम से क्या करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में एक देश की नाममात्र की जीडीपी 5000 करोड़ थी और वास्तविक जीडीपी 6000 करोड़ थी। 2022 में नाममात्र की जीडीपी जो है वो कितनी, 7500 करोड़ है, और वास्तविक 7200 करोड़ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है और 2018-22 के बीच वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो आपको पता है नाममात्र की जो आपकी जीडीपी थी कितनी थी, अगर हम देखें 2018 में, और वास्तविक जीडीपी जो थी वो 6000 हो गई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का आपको फॉर्मूला पता है, नाम मात्र की जीडीपी इंटू में 100, और अपोन में अगर देखें तो वास्तविक रियल जीडीपी आ जाती है। तो इसमें क्या करना है, सीधा सा वैल्यू पुट कर देनी है आपको। ठीक है, तो डिफ्लेटर जो आपका था 5000 था, ये 6000 था, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.833 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 83.33। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2000 जो 2018 का जो था वो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। सेम ऐसे उसने क्या कहा है, 2022 का भी जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के दिखाइए। तो पहले कितना था आपका, नाम मात्र की 7500 थी, और वास्तविक कितनी है, अब 7200 करोड़ की है। तो इसमें भी सेम वही जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड में आपका आ जाएगा 104.17। ठीक है, तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर 2022 का आ जाएगा। प्रतिशत में परिवर्तन है तो प्रतिशत में परिवर्तन का फॉर्मूला बता ही दिया था आपको, कैसे निकालेंगे, दो दो ईयर का पूछ रहा है तो अंतिम वर्ष की जो वास्तविक जीडीपी थी और प्रारंभिक की जो वास्तविक थी उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपोन में जो प्रारंभिक वर्ष की वास्तविक जीडीपी थी उसको रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले क्या था आपका, 7200 था। ठीक है, बेस कितना था, प्रारंभिक वर्ष कितना था, 6000 था। ठीक है ना, और प्रारंभिक वर्ष की वास्तविक जीडीपी कितनी थी, 6000 थी। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे, डिवाइड करके इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरक्षित अनुपात को ऋण सृजन में व्युत्क्रम संबंध होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि उपयोग संख्यात्मक उदाहरण देकर अपने उत्तर को उचित ठहराइए। तो कह रहा भाई कि जो आरक्षित अनुपात है उसके घटने बढ़ने से ऋण सृजन में फर्क आता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। पहले, जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है तो बैंक को कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरक्षित अनुपात में रखना पड़ता है, आपको पता है रिजर्व में रखना पड़ता है, जिससे वह उधार नहीं दे सकता। शेष राशि को बैंक ऋण के रूप में जारी करती है, यानी गवर्नमेंट ने पता है आपको बना रखा भाई एक लीगल रिजर्व रेशियो है कि आप सारा पैसा जो है वो ऋण पे नहीं दे सकते, आपको सीआरआर और जो है एसएलआर के रूप में आपको उसको रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई अगर इसकी वैल्यू को कम और ज्यादा करने से ऋण के सृजन पर फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है, जिससे वह धन फिर बैंकों में जमा होता है और चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया में शुरुआती जमा गुना बढ़ जाती है, जिसे मनी मल्टीप्लायर करते हैं। तो इसी ये जो पैसा होता है इसी से तो क्या करते हैं, जो आपके वाणिज्य बैंक होते हैं वो मनी मल्टीप्लायर करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1 में रिजर्व रेशो, यानी जो भी रिजर्व रेशो जो होगा आपका लीगल रेशो जो भी होता है आरबीआई बढ़ाता है और घटाता है, तो उसका आपके जो है मनी सप्लाई पे फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर आप देखें कि गवर्नमेंट में अगर क्या कर रखा है, रिजर्व रेशो 10% का रखा हुआ है, तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो 10 गुना बढ़ेगा। ठीक है, यानी अगर उसने 10,000 था तो 10,000 क्या बन जाएगा, वो 10,000 का 1 लाख करोड़ बन जाएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ा दे 25% कर दे तो कितना होगा, सिर्फ 4 गुना मल्टीप्लायर होगा, और उस समय क्या होगा, सिर्फ 40,000 करोड़ बनेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रिजर्व रेशो बढ़ता है मनी मल्टीप्लायर घटता है, और इस कारण कुल क्रेडिट सृजन भी कम हो जाता है। अतः रिजर्व रेशो और क्रेडिट रीजन के बीच एक प्रतिलोम संबंध है। ठीक है, तो कह सकते हैं, आप देख सकते हैं ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि अगर बढ़ा दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो गया और जो क्रेडिट सृजन था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और रोजगार का निर्धारण। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, तो इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई जो आपकी बनती है वो किससे बनती है, सी प्लस एस। ठीक है ना, तो सी मतलब होगा कंजप्शन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, सी मतलब कंजप्शन, एस मतलब सेविंग। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है आपकी इनकम के बराबर होती है, और संतुलन जो होता है एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तो संतुलन होता है, या जो आपकी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तो ये जो होता है संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनकम जो होती है वो हमारी कंजप्शन के बराबर होती है, तो सेविंग हमारी जीरो हो जाती है, ये चीज याद रखनी है। उपभोग फलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सी, ठीक है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन और बी वाई। ठीक है, तो इसे कहते हैं एमपीसी, और ऐसे हमारा सेविंग का जो होता है वो होता है ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया 1 माइनस में एमपीएस। ठीक है, और वाई इनकम। ठीक है, तो इनको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गई और औसत बचत प्रवृत्ति हो गई, इनके फॉर्मूले होते हैं, यानी एपीसी जो होता है सी अपॉन में वाई, और एपीएस होता है एस अपॉन में वाई। ठीक है ना, एपीसी और एपीएस मिलकर एक बनाते हैं, 1 होते हैं, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है। सीमांत प्रवृत्तियां जो होती है, एमपीसी जो होता है चेंज इन जो कंजप्शन होती है, चेंज इन इनकम, यानी जो उपभोग होता है और जो इनकम होता है उसको डिवाइड करते हैं, ऐसे एमपीसी चेंज इन जो आपकी सेविंग होती है और इनकम होती है उससे बनता है। अगर हम एमपीसी और एमपीएस को प्लस कर दें तो हमारा एक हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस कह लो या 1 अपॉन में माइनस एमपीसी कह लो। ठीक है ना, तो ये हम आपका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से अधिक हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन कभी शून्य नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंजप्शन कभी भी शून्य नहीं होता, तो इसलिए शून्य नहीं होगा। एपीस हमेशा बड़ा होता है 1 से तब होता है जब उपभोग आय से अधिक हो जाती है। ठीक है ना, जब घाटा और उधारी होती है तब क्या होगा, एपीसी क्या होगा आपका, ज्यादा हो जाएगा ना 1 से, क्योंकि उधार से खर्च करना पड़ता है। एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति की बात करें तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, सेविंग जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। एपीएस 0 का मतलब कोई बचत नहीं है, और एपीएस 1 का मतलब है पूरी आय बचाई गई है। तो ऐसा तो होता नहीं है पूरी आय कोई बचा ले, तो ये 1 के बीच 1 और 0 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपका 100 प्लस 0.75, ये आपकी इनकम दे रखी है। स्वेत निवेश कह रहा है 400 है करोड़ मान लो, और निवेश गुणांक बताइए। तो इसका निवेश गुणांक बता रहा है, कह रहा है कि कंजप्शन फलन ये था, अगर उसमें स्वेत निवेश 400 करोड़ का कर दिया गया तो निवेश गुणांक कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा। तो देखिए निवेश गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंजप्शन फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो कंजप्शन फंक्शन ये दे रखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कंजप्शन फंक्शन से हमें पता लग रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एमपीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है के का 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एमपीसी के 1 अपॉन में इसकी वैल्यू रख लेंगे एमपीसी की 0.75 दे रखी है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे तो 4, यानी कितना बढ़ गया, ये 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई तालिका कि आय के उस स्तर को पहचान करें जहां औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस शून्य होती है। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है, पूछ रहा बताइए भाई कौन से आय और उपभोग है यहाँ पे, कहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि एपीसी जो होगी वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम 0 थी तो उपभोग 50 था, ठीक है, माइनस में गया। वहीं 50 थी तो 75 था, तो हम देखेंगे कितना गया, -25। उपभोग जब 100 था, ठीक है ना, आय जब 100 थी, उपभोग भी 100 था, और बचत आपकी जो थी वो क्या थी, 0। जब आपकी बचत 0 हो जाती है, सेविंग 0 हो जाती है, तो एपीएस जो होता है वो संतुलन होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं आपका ये जो आंसर होगा वो सही होगा। तो बचत प्रवृत्ति जो होगी, औसत बचत प्रवृत्ति का जो शून्य कहाँ पे होगी, जब आपकी इनकम जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, कंजप्शन के बराबर हो जाती है। तो वो स्थिति जो होती है वो शून्य की होती है, यानी सेविंग क्या होती है आपकी यहाँ पे, 0 हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए यह ज्ञात है कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस 0.4 है, आय जो है आपकी 100 करोड़ है, स्वत उपभोग दे रखा है इसमें 10 करोड़। तो निवेश गुणांक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो निवेश गुणांक जो निकलता है आपका वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 1 में एमपीएस। ठीक है, ये होता है, तो इससे निकाला जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है, और साथ में हमें इनकम दी है और कंजप्शन दी है। तो इनकम और कंजप्शन हमारे पास है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इनकम और कंजप्शन और एपीएस से हम कंजप्शन निकाल, स्वयं उपभोग दे रखा है ना ये, तो हम क्या कर सकते हैं, कंजप्शन निकाल सकते हैं और सेविंग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए एपीएस आपको पता है 0.4 है, तो और इनकम हमारी 100 करोड़ है, तो हम क्या करते हैं, सेविंग में से, सेविंग जो आपकी इनकम है उसमें से जो आपका एपीएस है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। ठीक है, अगर आपकी सेविंग आ जाएगी तो इसका मतलब आप उपभोग निकाल लेंगे, क्यों, आपको इनकम पता है, आपको सेविंग पता है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, उपभोग आ जाएगा 60 करोड़। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि फॉर्मूले को किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले का हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, सेविंग आ गई आपके पास, उपभोग आ गया और इनकम है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम उपभोग फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्वयं उपभोग भी है और साथ में हमारे पास क्या है, इनकम भी है, और हमारे पास क्या है, कंजप्शन भी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एमपीसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा एमपीसी निकल जाएगा तो हम एमपीएस बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए आपकी जो स्वयं उपभोग था 10 करोड़, और जो आपका उपभोग था वो 60 था, इनकम जो थी वो 100 थी। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये इधर जाके माइनस होगा, 50 हो जाएगा, 100 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो इसको डिवाइड करेंगे 50 को तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो आपका बी है वो कितना आ गया, 0.5। और आपको पता है वी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी को हम क्या कहते हैं, एमपीसी भी कहते हैं। अब आपका एमपीसी निकल गया तो एमपीएस निकालना और आसान है, क्योंकि एमपीसी और एमपी एस, ठीक है, इनका जो जोड़ होता है, एमपी इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपका एमपीसी क्या है, वो 0.5 है, तो एमपीएस भी क्या होगा आपका, 0.5 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, निवेश गुणांक का क्या होगा, 1 में एमपीएस। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो आप 0.5 और डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ा ये, 2 गुना, तो निवेश गुणांक कितना हुआ आपका, 2 गुना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, इस अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित को देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, स्वयं उपभोग दे रखा है यानी 25 करोड़, सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी दे रखी है, 0.1, आय का स्तर कितना दे रखा है, 2000 करोड़, स्वयं उपभोग कितना दे रखा है, 25 करोड़। कह रहा है अर्थव्यवस्था संतुलित अवस्था में है, तो बताइए क्यों, और नहीं है तो क्यों। तो देखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित होती है इसका मतलब क्या होता है, इनकम अगर हमारी किसके बराबर हो, कंजप्शन और प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, यानी उपभोग और जो निवेश किया है वो हमारी इनकम के बराबर हो जाए, तब अर्थव्यवस्था जो होगी आपकी क्या होगी, संतुलित होगी। या हम कह सकते हैं हमारी अगर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, यानी जो बचत है हमारी वो किसके बराबर हो जाए, निवेश के बराबर हो जाए, तो अर्थव्यवस्था संतुलित होती है। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हैं। तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हम उपभोग फलन से करके उपभोग फलन निकाल लेते हैं, तो सॉरी एमपीसी निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो एमपीसी हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें एमपीएस दिया हुआ है, ठीक है, 0.1, तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। तो एमपीसी कितना आ गया हमारा, 0.9। ठीक है, अब हम अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये जो कंडीशन बता रहा है अर्थव्यवस्था की वो सही है या गलत है। ठीक है, तो संतुलन का समीकरण क्या कहता है कि हमारी कंजप्शन किसके बराबर होनी चाहिए, इन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्लस कर दे तो किसके बराबर आ जाए, इनकम के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो इस चीज से हम क्या करते हैं, कंजप्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास जो गिवन है उससे हम कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो कंजप्शन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 80 + i किसके बराबर होता है, कंजप्शन हो गया एमपीसी वाई, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें, प्लस कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए कंजप्शन का जो फॉर्मूला हो गया आपका वो कितना हो, कंजप्शन क्या है आपकी, जो आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, निवेश 25 करोड़ दे रखा है। ठीक है ना, और आपने एमपीसी निकाल लिया 0.9 है, और इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इनका कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, C+i क्या आ जाएगा, तो आपका C+i आएगा वो कितना आएगा, 1850 करोड़। ठीक है, तो आपका C+i कितना आ गया, 8050,
1850 करोड़ आ गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो आपकी इनकम कितनी, 2000 करोड़ है। यानी अगर देखें तो ये 2000 करोड़ है और ये कितना आ रहा है, सिर्फ 1850, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन। एक और कंडीशन हमने देखी थी कि अगर हमारी क्या हो जाए, बचत निवेश के बराबर हो जाए तो। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो इसमें हम सेविंग फंक्शन लगा देंगे, तो हमें ऑटोनोमस कंजप्शन पता है, एमपीएस भी हमें पता है, इनकम भी पता है। वैल्यू सिर्फ क्या करनी है, पुट कर देनी है और सिंपल सा कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 175 करोड़। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 25 करोड़ की। यानी ये भी जो है दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं है। तो इन दोनों तरीके से हम बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा है कि भाई इसमें तालिका दी गई है और उपभोग फलन निकालना है। ठीक है, तो इनकम जो थी आपकी 0 थी, फिर 100 करोड़ हुई, 200 हुई, फिर 300 करोड़ हुई। ठीक है, तो बचत जो थी पहली, जो अगर देखें, जब आपके पास इनकम नहीं थी तो आपका स्वयं उपभोग था वो 30 करोड़ का था। औसत प्रवृत्ति दे रखी है आपको, भोग प्रवृत्ति 1, ठीक है ना, 0.85, 0.8। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बचत निकाल लेते हैं। तो बचत कैसे निकलेगी, आप क्या करिए कि जो आपकी एपीसी और ये दे रखा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एपीसी निकल कर कंजप्शन निकल आ जाएगी और इनकम से माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी सेविंग कितनी है। ठीक है, करके देखते हैं। तो हमारी जो सेविंग होती है वो किसके बराबर होती है, इनकम में से कंजप्शन माइनस करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेविंग। तो सेविंग कैसे निकलेगी, तो हमारे पास जो एपीएस दे रखा है, जो इनकम दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कंजप्शन। ठीक है, और फिर माइनस क्या करेंगे उसमें से, जो हमारी इनकम से कंजप्शन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों हम करके देख लेंगे। इसमें करेंगे 0.85 को 200 तो 170 कंजप्शन आ गई। माइनस कर देंगे इसको इनकम से तो कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे जब 300 करोड़ इनकम हुई थी तो आपकी कंजप्शन जो थी वो कितनी आ गई, 240 करोड़। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेविंग कितनी आ जाएगी, अगर इनकम से माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई, 60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये 0 था, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, एमपीएस निकालना है, क्योंकि एमपीसी चाहिए आपको ना उपभोग फलन निकालने के लिए। तो एमपीएस कैसे निकल जाएगा, तो देखिए हमारे पास इनकम है और क्या है हमारे पास, साथ में हमारे पास सेविंग भी है। तो इनकम और सेविंग से हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, आप एमपीएस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एमपीएस का, चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको माइनस करके, तो 30 में से 0 गया 30, 200 में से 100 गए तो 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं 100 से तो कितना आ जाएगा, 0.3। ठीक है, तो आपका 0.3 जो क्या आ गया, वो आ गया आपका एमपीएस। ठीक है, और आपको पता है एमपीएस और एमपीसी मिला के कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका एमपीसी आ जाएगा। ठीक है, तो एमपीसी आपका क्या, अगर हम स्वत्व लेते हैं, स्वत्व उपभोग तो आपको पता है 30 करोड़ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वत्व उपभोग 30 करोड़ है। और हमारा एमपीसी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी एमपीएस कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा एमपीसी जो है वो कितना है, 0.3 है। तो एमपीएस कितना आएगा, 0.7, क्योंकि दोनों का मिलाकर 1 होता है। अब देखिए तो क्या बनेगा हमारा, तो हमें स्वत्व उपभोग पता है 30 है और एमपीसी हमारा 0.7 है, ये भाई, तो ये हमारा क्या बन गया, उपभोग फलन, ये निकालना था हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मान लीजिए अर्थव्यवस्था संतुलित है, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश की गणना करनी, निवेश निकालना है। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय दी हुई है, सीमांत उपभोग दिया हुआ है, स्वयं उपभोग दिया है। ठीक है, तो कंजप्शन का फॉर्मूला निकाल के बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, उपभोग फलन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो आपका उपभोग फलन का फॉर्मूला होता है स्वयं उपभोग, ठीक है ना, एमपीसी और इनटू इनकम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपने को दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा वैल्यू रखेंगे इनकी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कंजप्शन कितना हो गया, 32,100 करोड़ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो हमें निकालने के लिए कह रहा है भाई अर्थव्यवस्था में निवेश निकालिए। ठीक है, तो आपको पता है इनकम बराबर सी प्लस आई। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे तो हमें इनकम पता है, कंजप्शन पता है। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,900 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो एमसीक्यू वगैरह में पूछ ली जाती हैं कि बजट प्राप्तियां क्या होता है। तो राजस्व प्राप्तियों में अगर हम पूंजीगत प्राप्तियां प्लस कर दें तो बजट प्राप्तियां हो जाता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, कर प्राप्तियों में गैर कर प्राप्तियां अगर प्लस कर दें तो हमारी राजस्व प्राप्तियां। ठीक है ना, कर प्राप्तियां प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए तो बनती हैं गैर कर प्राप्तियां। जुर्माना, शुल्क, स्टेट हो गया आपका, ठीक है, अनुदान हो गया, सार्वजनिक उद्यम से आय हो गई और ब्याज हो गया, इनको प्लस कर दे तो गैर कर प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ऋण की वसूली हो गया, विनिवेश हो गया, उधार एवं अन्य दायित्व, इनको प्लस कर दे तो हमारी पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। बजट व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय बजट व्यय होता है। संतुलित बजट क्या होता है, कुल प्राप्तियां बराबर किसके हो जाएं, कुल व्यय के बराबर। अधिशेष बजट क्या होता है, कुल प्राप्तियां अगर ज्यादा हो जाएं किससे, कुल व्यय से।
घाटे का बजट क्या होता है, अगर कुल व्यय ज्यादा हो जाए हमारे कुल प्राप्तियों से, ठीक है। फिर राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है, तो राजस्व व्यय से क्या करना है, राजस्व प्राप्तियां माइनस कर देनी है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाएगा, राजस्व घाटा हमारा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, वैसे राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से माइनस कर देंगे कुल प्राप्तियां, ठीक है। उधार को नहीं जोड़ना है इसके अंदर, याद रखना है। राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, माइनस कर देंगे राजस्व व्यय और ऋण की वसूली, और माइनस कर देंगे विनिवेश, तो हमारा क्या आएगा, राजकोषीय घाटा आएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य दायित्व होते हैं, इनको प्लस कर दे तो भी निकल जाता है। प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान माइनस करना पड़ता है, तब निकलता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने, अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक घाटा निकालिए, तो प्राथमिक घाटे का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, तो प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय, माइनस क्या कर दें हम, गैर जो ऋण सृजन की प्राप्तियां होती हैं, ठीक है ना, और क्या कर दें, ब्याज भुगतान को माइनस कर दें, तो क्या आ जाता है आपका, प्राथमिक घाटा आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, राजस्व घाटा आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये वैल्यू उठा लेनी है। उसके बाद पूंजीगत व्यय आपको दिख रहा है, ये वैल्यू उठा लेनी है, ठीक है, रख देनी है। फिर आपको गैर ऋण ये वाली वैल्यू, और फिर ब्याज भुगतान जो लास्ट का ये, ठीक है। बस इनको क्या करना है, इनकी जगह पे पुट करना है, और कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल सी होती है, प्लस माइनस की वो आप कर ही लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ गया 50 करोड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। अगर राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा निकालने के लिए कहता है, सेम वही, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं सीधा फॉर्मूला लिखना है। राजस्व घाटे का फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है राजस्व व्यय माइनस में कर राजस्व प्लस में गैर कर राजस्व, ठीक है। तो कर राजस्व गैर कर राजस्व ये हो गया आपका, कर राजस्व ये हो गया, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, और आपका जो होता है वो राजस्व व्यय ये हो गया, इसमें से माइनस कर दें, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 23 करोड़ आ गया आपका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है, तो प्राथमिक घाटा होता है उधार में से क्या करना है, ब्याज भुगतान करना है। तो उधार आपका कितना है, उधार आपका इसके अंदर दे रखा है 32, ठीक है, और ब्याज भुगतान कितना दे रखा है 20, माइनस कर दो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मेन क्या याद रखना है आपको, याद रखने फॉर्मूले, बहुत जरूरी है फॉर्मूले याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए तीनों चीज निकालने के लिए कह रहा है, राजस्व घाटा निकालिए, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, तो इसमें भी सेम वही है। सबसे पहले फॉर्मूला आएगा आपका, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व व्यय क्या है 100 है, और राजस्व प्राप्तियां क्या है आपकी 80 है, माइनस कर दीजिए, ठीक है, आ गया आपका 20 अरब, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है आपका, राजकोषीय घाटा निकालिए, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस उधार को छोड़कर प्राप्तियां, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको दिया ही हुआ है, बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेशन कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राजस्व घाटा कितना आ गया 35 अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्राथमिक घाटा निकालने का, तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो राजकोषीय घाटा आपने पिछले वाले में निकाल लिया था 35, ब्याज भुगतान देख लीजिए इसके अंदर क्या है 10 है, माइनस कर दीजिए, सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा 25 अरब, ठीक है। मेंस में क्या चीजें हैं कि आपको फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से पढ़ने और याद करने हैं, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, धन्यवाद।